नमस्ते साथियों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। और ये जो मधुशाला बैच है, मैं ये चाहता हूं मधुशाला बैच एक अलग नाम से जानी जाए। मैं और मेरे विद्यार्थी जाने जाएं कि हिंदी में मधुशाला कविता लिखी हरिवंश राय बच्चन साहब ने, लेकिन मधुशाला बैच किसी के नाम से फेमस हो तो राम मिश्रा के नाम से, मेरे प्रिय विद्यार्थियों के नाम से। दोस्तों, इसका नाम मधुशाला इसलिए रखा गया क्योंकि मधुशाला में मधु का मतलब ये नहीं होता कि वही डूब कर पीने वाला, नहीं, उसका दार्शनिक प्रभाव है। मतलब हरिवंश बच्चन साहब कहते हैं कि जब वो घर से निकलता है, पीने वाला किस पथ जाऊं, यानी लक्ष्य को पाने के लिए जब विद्यार्थी घर से निकलता है तो कहां से पढ़े, किसके पास पढ़े, कैसे पढ़े, लोग विचलित रहते हैं। तो कहते हैं राह पकड़कर एक चला जा, मिल जाएगी मधुशाला। यानी तुम किताबों की तरफ एक अच्छे टीचर की राह पकड़ो और उसके साथ निकल पड़ो, तुमको क्या मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा। दोस्तों, इस लौकिक कविता को अलौकिक बना दो, इस हमारे बैच की झंकार लगा दो एक बार कि जानी जाए मधुशाला बैच किसी का है। और कितनी बढ़िया पंक्तियां इन्होंने लिखा, देखो क्या ये मधुशाला के लिए है, लेकिन अलौकिक दर्शन देखिए कि मुसलमान और हिंदू दो हैं एक मगर इनका प्याला, मुसलमान और हिंदू दो हैं एक मगर इनका प्याला, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, दिन में होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। यानी वो आनंद यार मधुशाला वाला नहीं, वो अलौकिक आनंद, वो संघर्ष का मेहनत का आनंद। तो वो जो चीजें होती हैं, इसी चीजों पर उन्होंने लिखा। तो साथियों, आज मैं आप सभी को वो 30 प्रश्न कराऊंगा जो 70 प्रश्न मैंने अनअकैडमी पर कराए थे। उसमें से जो प्रश्न बचा हुआ था वो 30 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। याद रखना, कहते वो आ गए जलाने, मेरा घर भी जला गए। हर परिस्थिति आएंगी लेकिन आप मेरी बात याद रखना, मेरा चेहरा याद रखना। आपको रुकना नहीं है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आपकी खामोशी आपका जवाब देगी। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप रहना, खामोशी से बहना। आप जब उछलोगे ना तो उसकी धारा में छोटी छोटी नदियां समा जाएंगी। आपकी जब मेहनत रंग लाएगी ना, उसमें न जाने कितने लोग खाक हो जाएंगे, जल के खाक हो जाएंगे। कि कहते परिंदों को मिलती है उनकी मंजिली, उड़ते हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश हरदम जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सारी काबिलियत तुम्हारे अंदर है, पहचानना पड़ेगा। कोई मुझे क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या हैं ये खुद को पता होना चाहिए, ये खुद को पता होना चाहिए। साथियों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग खुश रहें, मेहनत करें, खूब अच्छे से रहें, खूब मेहनत करें, जितनी मेहनत हो सकती है। आप सभी लोगों के सामने मैं अगला प्रश्न लेके आता हूं, 71 नंबर। इसके पहले हम लोग 70 प्रश्न तक कर लिए थे, तो 71 नंबर प्रश्न है। आप मुझे बताइए कि ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा। 71 नंबर, रचना और उनका प्रकाशन, यानी रश्मिरथी, इत्यलम, साये में धूप, अपूर्वा, केदारनाथ तर्गवाल की है, दुष्यंत की है, और अज्ञे की है, और दिनकर की है। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मेरी नजर तुम्हारे ऊपर गिद्ध की तरह है, समझ गए नहीं समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि रश्मिरथी अगर आप देखोगे तो ये 1952 की है। रश्मिरथी से पहले कुरुक्षेत्र है 1946 की है, तो आपका डी वाला हो जाएगा। इत्यलम अगर आप देखोगे तो 1946 की है। इसके पहले भग्नदूत है, फिर चिंता है, इत्यलम 46 की है। और साये में धूप अगर आप देखोगे 1975 की है। और अपूर्वा अगर आप देखोगे तो ये कब की है, ये 1984 की है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका एकदम सही है। क्या है, एकदम सही है। आगे बढ़ता हूं, 72 नंबर बताइए, प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, यानी प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष, यानी छायावाद का भी शलाका। ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए, छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है। निराला को ना शलाका कौन थे, जैसे हम लोग कहते हैं ना गांधी हैं, ये आज के ये हैं, है ना, किसी को देख के कहते हैं ये तो अन्ना है। तो वैसे ही शलाका पुरुष होते थे। शलाका जैन से संबंधित है, उस समय का बड़ा प्रभुत्व था, है ना। तो प्रयोगवाद और
नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे वो अज्ञेय साहब हैं। उनका नाम क्या है? अज्ञेय। यानी प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को। अगर मैं 73 नंबर की बात करूं, बीती विभावरी जागरी, कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनखट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कविता से हैं? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें अलंकार भी पूछा जाएगा। यूपी टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, यूपी टेट वाले, सुपर टेट वाले ध्यान देंगे, इसमें अलंकार भी पूछा जाएगा। अगर इसमें अलंकार की बात होगी तो अलंकार की बात होगी तो क्या बताओगे? बीती विभावरी जागरी, अंबर और पनघट को एक कर दिया गया, यानी रूपक अलंकार है। जहां पे उपमेय उपमान का भेद हटा दिया जाए, अभेद कर दिया जाए, वहां पे रूपक। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना से है? तो आप बताओगे साहब लहर से है। और लहर रचना कब की है? तो साहब 1933 की रचना है। और इनकी रचना का क्रम पूछा जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं झरल, यानी झरना। झरना के बाद आप देखोगे आंसू, झरना के बाद आंसू, आंसू के बाद आप देखोगे लहर, लहर के बाद आप देखोगे कामायनी। क्या है? कामायनी। सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके इसका समय बताएंगे। झरना का 1918 है ना, आंसू, लहर और कामायनी 1936 नहीं बल्कि 1935 की है। आंसू और लहर का बताओगे। 18 के बाद आंसू और लहर, इसे ऑफलाइन कमेंट करके बताना। लहर का तो बता ही दिया 1933, फिर बचा क्या? 1925। फिर क्या होगा? केवल आंसू को बताना तुम। ठीक है जी, ओके, चलिए पक्का। और मैं आगे बढ़ूं आगे जी, पक्का। देखो 74 नंबर आप देखिए, कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ और कविताएं इतिहास के आंसू, कुछ कविताएं अभी और कुछ। कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? बताइए, कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ और कविताएं इतिहास के आंसू, कुछ कविताएं अभी और कुछ। बताइए। तो प्रश्न संख्या आपके पास 74 है। 74 नंबर आपको बताना है कि कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। तो 74 नंबर में कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो आप क्या बताएंगे साथियों? टिन 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 टिन, जल्दी बताइए। 74 नंबर बंद कर दो गेट। बताइए कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? बी वाला ना। 74 क्या हो जाएगा? बी ना। कुछ कविताएं और कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं शमशेर बहादुर सिंह का है या शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? अभी और कुछ, इतिहास के आंसू, क्या होगा? पक्का बताइए, पक्का बताइए। हैं? इतिहास के आंसू, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, अभी और कुछ। कमेंट करके बताना इसे, है ना? इसे चेक करके बताना तुम लोग। बताओगे कि नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? इसको भाई HW ले लेना, क्योंकि संग्रह और काव्य दोनों है इसमें, इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूं? HW दे रहा हूं, जिससे आप सर्च करके बताएं, यहां सब खोज के बताना। 75 नंबर बताइए। असंगत बताना है आपको। क्या बताना है? असंगत बताना है। 75 नंबर बताइए। 75 नंबर बताइए, असंगत बताना है। बताओ 75 नंबर आप बताइए। मैं किनारे खड़ा हूं। कहते हैं कि अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था, है ना? थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। असंगत बताना है। मुक्तिबोध का हो गया। माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है, केदारनाथ अग्रवाल का है। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ भी नहीं, अज्ञेय का है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो क्या असंगत है? बताइए कौन सा संगत है? तो यानी मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, ये नागार्जुन थोड़ी है, ये तो मोचीराम का है ना। ये तो मोचीराम का है ना। किसका है? मोचीराम का। ये तो गलत है। बाकी देखो, अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था, मुक्तिबोध ठीक है। माझी न बजाओ बंसी मेरा तरण टूटता, केदारनाथ अग्रवाल ठीक है। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ भी नहीं, अज्ञेय ठीक है।
कौन सी काव्यधारा को नव्य प्रगतिवाद कहते हैं? नव्य प्रगतिवाद यानी कौन सी कविता है, कौन सी धारा है? वाय कविता, नई कविता, जनवादी कविता और सचेतन कविता। कौन सी काव्यधारा को नव्य प्रगतिवाद भी कहा जाता है? कौन सी काव्यधारा को नव्य प्रगतिवाद भी कहा जाता है? 76 नंबर प्रश्न आपके सामने है, वो है जनवादी कविता। वो क्या है बच्चा? वो जनवादी। मोस्टली लोगों का आंसर एकदम सही है, जनवादी कविता। कैसी कविता? जनवादी कविता। कैसी बच्चे? जनवादी। बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ूं मैं, पक्का। अगर मैं 77 नंबर की तरफ बढ़ूं, उन्हें अवकाश ही इतना कहां, उन्हें अवकाश ही इतना कहां, मुझसे मिलने का किसी से पूछ लेते हैं, यह उपकार करते हैं। कितनी बढ़िया है। कहते हैं कि उन्हें अवकाश ही इतना कहां है, मुझसे मिलने का किसी से पूछ भर लेते हैं तो उपकार करते हैं। ये पंक्तियां आप बताइए। उन्हें अवकाश ही इतना कहां है, मुझसे मिलने का किसी से पूछ लेते हैं तो यह उपकार करते हैं। पंक्तियां किसके? जयशंकर प्रसाद, हरकृष्ण प्रेमी, रामदरस मिश्र, दुष्यंत कुमार। जल्दी से बताइए। ठीक है, उन्हें अवकाश कहां इतना, 77 नंबर बताइए आप। 77 नंबर का है जयशंकर प्रसाद का। किस रचना से है मुझे बताना है। इसे आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके बताना है किस रचना से है। यानी उन्हें अवकाश ही इतना कहां है, मुझसे मिलने का किसी से पूछ लेते हैं तो उपकार करते हैं। इसी पे एक गाना सुनाता हूं तुमको कि तुम तो दिल में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं है। तुम तो दिल में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ, जयशंकर प्रसाद। उन्हें अवकाश इतना कहां, मुझसे मिलने का किसी से पूछ भर लेते हैं तो एहसान करते हैं। कहते हैं कि मिला वो भी नहीं करते, मिला हम भी नहीं करते, अगर मिल जाते हैं किसी मोड़ पर इत्तेफाक से तो मुड़ा वो भी नहीं करते, मुड़ा हम भी नहीं करते। उन्हें रुसवाइयां हैं मेरी मोहब्बत से, सिकवा वो भी नहीं करते, गिला हम भी नहीं करते, मिला वो भी नहीं करते, मिला हम भी नहीं करते। 78 नंबर बताइए। दलित काव्य संग्रह व रचनाकार का मिलान करिए। दलित काव्य संग्रह व रचनाकार का मिलान करिए। अछूत की शिकायत, क्यों विश्वास करूं, क्रौच हूं मैं, तुमने उसे कब पहचाना। 78 नंबर बताइए। 78 का बताइए। अछूत की शिकायत आप सभी लोग जानते हैं, हीरा डोम की है। हीरा डोम दलित है ना, हीरा डोम की अछूत की शिकायत। तो दो कहां है? दो जगह है, ए और सी में। तो चलिए, क्यों विश्वास करूं, ये सूरजपाल चौहान का है। और मैं क्रौच हूं, शिवराज सिंह बेचैन का है। और तुमने उसे कब पहचाना, ये सुशीला टकभौरे का है। यानी 78 नंबर का अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 2 और 4। ये वाला हो जाएगा 2 और 4। 78 नंबर के बाद अगर मैं 79 नंबर पे चलूं, किस पे? 79 पे, है ना। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? अब और नहीं, टुकड़े टुकड़े दंश, बस बहुत हो चुका, सदियों का संताप। आज छुट्टी है, इस रूम में मत लगाओ। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? 79। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? 79 की अगर मैं बात करूं तो टुकड़े टुकड़े दंश, है ना, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। अब और नहीं, बस बहुत हो चुका, सदियों का संताप, टुकड़े टुकड़े दंश। ये सब मैं नहीं बताऊंगा, मुझे तो पता ही है, लेकिन आप इसे बताएंगे कमेंट करके। आप इसे जितना मैं दे रहा हूं ये होमवर्क है तुम्हारा, कमेंट करके बताएंगे। टुकड़े टुकड़े दंश, टुकड़े टुकड़े दास्तां अलग है, टुकड़े टुकड़े दंश अलग है। 80 नंबर बताइए। दिनकर की कौन सी रचना भारत चीन युद्ध के आधार बनाकर लिखी गई है? दिनकर की वह कौन सी रचना है जो भारत चीन युद्ध के आधार पर लिखी गई है? द्वंद्व गीत, समाज सेवी, आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतीक्षा। देखते ही आप पहचान जाएंगे कौन सी रचना है। यानी दिनकर की कौन सी रचना है जो भारत और चीन के आधार बनाकर लिखी गई है? द्वंद्व गीत, समाज सेवी, आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतीक्षा। तो वो है परशुराम की प्रतीक्षा, जो कि 1963 में है।
1963 में है, और जो आधार बना के लिखी गई है भारत चीन पर, है ना। आत्मा की आंखें भी है इनका, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, है ना, कुरुक्षेत्र, समाधिनी, इतिहास की आंसू, धूप और धुआं, है ना, आत्मा की आंखें, परशुराम की परीक्षा, ये सभी इन्हीं की रचना है। अगर मैं 81 नंबर की बात करूं, प्रेत का बयान किसकी रचना है जी? प्रेत का बयान किसकी रचना है? प्रेत का बयान किसकी रचना है? त्रिलोचन की, केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की, निराला की? प्रेत का बयान, प्रेत का बयान किसकी रचना है? 81 नंबर बताइए, प्रेत का बयान। प्रेत का बयान नागार्जुन की है। कई लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन प्रेत का बयान किसका है? नागार्जुन साहब की है। किसकी भैया? प्रेत का बयान नागार्जुन साहब की। यस, ठीक है जी। अगर मैं 82 नंबर की तरफ बढ़ूं, त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं। त्रिलोचन क्या नहीं थे? त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें गिस्मार्क देकर प्रगतिशील में शामिल किया गया है। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें शामिल किया गया गिस्मार्क देकर। त्रिलोचन शास्त्री के संदर्भ में यह कथन किसका है? त्रिलोचन जो है वो प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें गिस्मार्क, गिस्मार्क मतलब पासिंग मार्क। जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है और 33 नंबर पासिंग मार्क है, उसके 30 नंबर है, तो उसे 3 नंबर गेस दे दिया जाता है, उसे पास कर दिया जाता है। 82 नंबर। 82 नंबर बताइए। डॉक्टर बच्चन सिंह है। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें गेस मार्क देकर प्रगतिशील में शामिल किया गया है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। किसका है गुरु? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। पानी पी लेता हूं। बर्फ मिला लूं क्या थोड़ा सा? आप लोगों के लिए भी बना दूं? पंकज, इन लोगों के लिए भी बना दो, कुछ चखना पकना दे दो, मैं बना देता हूं। तो सामने दुकान वाले से बढ़िया वाला चखना ले लो पंकज, अपने लिए अलग से ले लेना। मैं तो सारा बैठे तो और क्या है ये, इसमें पी लेंगे तो क्या गुनाह हुआ? क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? पीने के बाद आदमी और पढ़ता है। पंकज कैसी बातें कर रहे हो? जो लोग नहीं पढ़ते हैं इलाहाबाद ना, चीनी खैनी खाते हैं, वो कहते हैं इससे कंसंट्रेशन हो रहा है। और पीने के बाद अगर तुम 2 घंटे पढ़ सकते ना, तो 8 घंटे पढ़ोगे, लेकिन ज्यादा डोज नहीं होना चाहिए, वरना को आदमी फैल जाएगा ना। इनको बस एक एक पैक दो, जिससे लोग 10-10 घंटे पढ़ सके। 2 पैक से ज्यादा होने पर तो किताब नीचे हो जाएगी, ऊपर हो जाएंगे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। पाओ जी, पाओ लो, पाओ। हाँ, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। चलो बताओ, तो इसमें क्या हुआ भैया? त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, ये हो गया। अच्छा, 83 नंबर बताओ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, हाशिए के बहाने, जंगल का दर्द। याद करो, काठ की घंटी, बांस का पुल, काठ की घंटी, बांस का पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, सीढ़ियों पर टंगे लोग, वे जीते कैसे हैं, हाँ या ना, हाशिए के बहाने ये नहीं है इनकी, बाकी सब है। तो हाशिए के बहाने किसकी है, किसकी है, किसकी है? मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ। 83 के बाद 84 पे आ जाओ। चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता। चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता। चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता। चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता, बताइए जल्दी। चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता है 84। 84 बताओ। चीन की एक लोक कथा पर आधारित, वो आपकी अषाढ्य वीणा है। अषाढ्य वीणा है ना, वो आपकी कौन सी? अषाढ्य वीणा। अषाढ्य वीणा आप सभी लोग जानते हैं। आ गए प्रियंवत केस कमले गुफा गए, है ना। 85 नंबर पाइए। किस कवि को, कति लिखा गया यहाँ पे, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? अज्ञेय को, कुंवर नारायण को, दिनकर को, धूमिल को। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? अज्ञेय, कुंवर नारायण, दिनकर और धूमिल। बताइए, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? 85 नंबर बताइए। वो धूमिल साहब हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के लिए मैंने बताया था सुरामन। पहले क्या बताया था? सुरामन। सुरामन का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, महादेवी वर्मा और नरेश मेहता। फिर उसके बाद किसको किसको मिला है बताइए? किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार? धूमिल को नहीं मिला है, कुंवर नारायण को भी मिला है संपूर्ण काव्य कृति पर। अज्ञे को, दिनकर को तो मिला ही है। सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला? 1968 में, है ना। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, और अज्ञे को कब मिला है? 1978 में, है ना। महादेवी को 1978, 1968, 8-2, 8-2-2, 1978 के बाद 1982, फिर 1988, ऐसे ना। 8-8-2-8-2-2, 1992 में, ऐसे ना, ऐसे है। 86 नंबर बताइए, कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है? बताइए आप लोग, कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है? कौन सी रचना? जल्दी जल्दी बताइए, कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है? 86 नंबर बताइए, 86 नंबर बताइए, कौन सी रचना बताइए जल्दी। 86। एक पीली शाम शमशेर बहादुर की है। एक पीली शाम। पीली छतरी वाली लड़की किसकी है? उदय प्रकाश की। कई बार पूछा गया है, बताओ। हाँ, ये आपका HW है। जितने मैं नोट कर रहा हूं इसे कमेंट करके सभी लोग बताओगे। जितने मैं आपको दे रहा हूं कमेंट करके बताओगे मुझे, ऑफलाइन कमेंट, यहां मत बताइए। नहीं। 87। अज्ञे की किस काव्य की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है? वैसे उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव आप देखोगे हरिवंश राय बच्चन पर है। किस पर है? हरिवंश राय बच्चन पर। हरिवंश राय बच्चन पर है। लेकिन अज्ञे की किस कृति पर? 87 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये बावरा अहेरी है। बावरा अहेरी 1954 की है ना। बावरा अहेरी कब की है? 1954। कब की है बावरा अहेरी? यस। अगर मैं बात करूं 88 नंबर की, सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल की अकाल दर्शन, मोचीराम और पटकथा, ये कविताएं किसमें संकलित हैं? आपके पाठ्यक्रम में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछी जाएगी तो क्या बताओगे आप? कि तुम तो दिल में समाये हुए हो, याद करने की जरूरत नहीं है, तुम तो दिल में, दिल में, दिल में, दिल में। बताओ। सुदामा पांडे धूमिल की अकाल दर्शन, मोचीराम और पटकथा कविताएं। बताओ। संसद से सड़क तक किसमें है? संसद से सड़क तक। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी किस कृति में, केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा है? बताओ। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा है? कहें केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे, युग की गंगा, अपूर्वा, है ना। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा? 89। बताओ। हाँ, कौन सी है बाबू? कहें केदार खरी खरी सब इनकी हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, है ना। अनहरी हरियाली, कहें केदार खरी खरी, ये युग की गंगा है। ये जो विषम युग की गंगा, और ये है कब की युग की गंगा? क्या आप बता सकते हैं क्या? युग की गंगा 1947 की। कब की है? 1947 की है। और अगर मैं आगे बढ़ू 90 नंबर की तरफ बढ़ू, जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में अंकित किया है, उन्हीं समस्याओं को किस कवि ने अपनी कविताओं में संकलित किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कि जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने अपनी कथा साहित्य में अंकित किया है, उन्हीं समस्याओं को किस कवि ने अपनी कविताओं में चित्रित किया है? बताइए। 90 नंबर बताइए। वो साहब हैं, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। उन साहब का क्या नाम है? केदारनाथ अग्रवाल नाम है। क्या नाम है बच्चा? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक सुन रहे हो मेरी बात? पक्का? कैसा लग रहा हूं जरा बता दो थोड़ा सा, बिना चश्मे कैसा लग रहा हूं? कैसा लग रहा हूं जी? अच्छा लग रहा हूं। अच्छा जी। 91 नंबर बताइए। बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है? बाजार को निकले हैं लोग, एक गजल था ना, एक गजल पुरानी थी ना पहले,
कैसी गजल थी? निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है, निकलो ना बेनकाब, बिना नकाब के मत निकलो, जमाना खराब है। बाजार को निकले हैं लोग, 91 नंबर अगर आप देखोगे रामदरस मिश्र का है, रामदरस मिश्र का है। 92 नंबर पर अगर आप आइए, निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कविता कौन है? निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन है? निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन है? निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, नागार्जुन, कौन? निजता की सुरक्षा 92। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि अज्ञेय साहब हैं। ये जानते हो आप, मनोविश्लेषणवादी हैं, आत्मनिष्ठ हैं, इनकी रचनाएं पढ़ना सबके बस की बात नहीं है ना। कहानी में भी देखोगे आप क्लिष्टता रहेगी, मतलब शब्दों में। समय देवता शीर्षक कविता किसकी? समय देवता, माखनलाल चतुर्वेदी, कुंवर बेचैन, नरेश मेहता, नरेंद्र मोहन, किसकी है? समय देवता शीर्षक कविता किसकी है? समय देवता शीर्षक कविता किसकी? 93 नरेश मेहता साहब की है। किसकी है गुरु? नरेश मेहता साहब की, बिल्कुल ठीक जवाब। अगर मैं बात करूं 94, रचना और रचना काल का मिलान करना है। क्या करना है? रचना और रचना काल का मिलान करना है। पृथ्वी कल्प, रामदास की हत्या, यहां से देखो, शब्द और सत्य। बताइए, रचना और रचना काल का मिलान करिए। पृथ्वी कल्प, रामदास की हत्या, यहां से देखो, शब्द और सत्य। रचना और रचना काल का मिलान करिए। पृथ्वी कल्प, रामदास की हत्या, यहां से देखो, शब्द और सत्य। 94 देखो, पृथ्वी कल्प अगर आप देखोगे गिरिजा कुमार माथुर का, इन्हीं का तो है पृथ्वी कल्प। और रामदास की हत्या अगर आप देखोगे रघुवीर सहाय की है। यहां से देखो केदारनाथ सिंह की है, बिल्कुल ठीक है। शब्द और सत्य अज्ञेय की है, तो यानी आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा? बी वाला। 94 का क्या हो जाएगा? बी वाला, है ना। और 95 पे आ जाओ, किस रचना को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? दो चट्टाने, बुनी हुई रस्सी। देखो साहित्य अकादमी अलग है, ज्ञानपीठ अलग है ना। मिट्टी की बारात, आत्मजयी, किस रचना को नहीं मिला है? बताइए, दो चट्टाने, बुनी हुई रस्सी, मिट्टी की बारात, आत्मजयी, किस रचना को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो आप सभी लोग जानते हैं 95 का हो जाएगा आत्मजयी। आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह का है, इसको व्यास सम्मान मिला है 1995 में, यानी 1995 में इसे व्यास सम्मान मिला है। किसको? आत्मजयी को, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 96 नंबर की बात मैं करता हूं। 96 काव्य कृतियों को मिले सम्मान पुरस्कार का मिलान करिए। कौन सा पुरस्कार किसको मिला है? कौन सा पुरस्कार किसको मिला है? इसके पहले वाले बताओ, कौन सा पुरस्कार किसको मिला है? अरल्या, मैं वक्त के सामने हूं, लोकायतन, नाटक जारी है, मिट्टी की बारात। बताइए। 96 का हो जाएगा क्या? अरल्या किसकी है? अरल्या को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैं वक्त के सामने हूं, व्यास सम्मान मिला है। लोकायतन को क्या मिला है? सोवियत लैंड पुरस्कार। और नाटक जारी है, इसको क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। और मिट्टी की बारात सुमंगल सिंह सुमन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अब ये रचनाएं किसकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अरल्या, मैं वक्त के सामने हूं, लोकायतन, नाटक जारी है, मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन, नाटक जारी, लीलाधर जगूड़ी, लोकायतन पंत की रचना है। अरल्या किसकी रचना? मैं वक्त के सामने हूं। ये दोनों आप बता देना। 97 नंबर बता देता हूं। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देश था। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था। और कितना कुशल था प्रगतिवादी, उस दुख का कारण पहचान लेता था। यह किसकी पंक्तियां हैं? 97 यह रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। और आगे आप बढ़िए, खत्म होने वाला है ये। और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इतिहास हंता किसका काव्य संग्रह है? इतिहास हंता।
इतिहास हंता किसका काव्य संग्रह है? जल्दी से बताइए। इतिहास हंता 98 नंबर प्रश्न आपके सामने है। मैं बता देता हूं, जगदीश चतुर्वेदी की है। 99 नंबर आइए, गांधी पंचसती के रचयिता कौन है? गांधी पंचसती, जल्दी 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 जल्दी। गांधी पंचसती के रचयिता अगर आपसे पूछा जाए 99, तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। और 100 नंबर आप लोग कमेंट करके बताओगे। जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की, यह कथन किसका है? आज की क्लास पूरी हुई, समाप्त हुई और मुझे अच्छा लगा। आपको बहुत सारे अच्छे प्रश्नों का संग्रहण मैंने कराया। एक बार मैं आपको क्लास के बारे में बता देता हूं, है ना, और आप लोग इसे कर सकते हैं। ये मधुशाला बैच है, या प्रतिदिन 12:30 बजे होगी, है ना। और इसमें नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एमपी वर्ग, यूपीएचईएससी सभी के लिए ये कवर किया जाएगा। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना क्लास को। खुश रहें, मेहनत करें, खूब अच्छे नंबर से पास हो जाएं। शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेहनत करके मेरे साथ लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।